नमस्कार साथियों। आर्ट थ्योरी कॉलेज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से हम सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ने जा रहे हैं और ये राज्य व्यवस्था की पहली क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि राज्य व्यवस्था है क्या। राज व्यवस्था, इस शब्द का आखिर मतलब क्या है। तो अगर हम गौर से देखेंगे तो हम पाएंगे कि इसमें दो शब्द मुख्यतः हैं, एक तो राज और दूसरी व्यवस्था। राज यानी शासन करना और व्यवस्था का मतलब है ढंग से या सुचारू रूप से। ठीक है। तो किसी भी शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें कुछ नियम की जरूरत पड़ती है, कुछ रूल्स की जरूरत पड़ती है, कुछ प्रमुख दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है जिनमें वो सभी नियम लिखे हुए हों। तो भारत में इसके पहले जो व्यवस्था चल रही थी उसके लिए कोई नियम कायदे कानून नहीं थे। जहां से कुछ नियम बने शासन करने के, वहां से भारतीय राज व्यवस्था की शुरुआत होती है। और अगर हम भारत की बात करें, भारत में कहां से शुरुआत होती है, तो सन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट से इसकी शुरुआत होती है। रेगुलेटिंग एक्ट से इसकी शुरुआत होती है। 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट बनता है तब उसमें कुछ नियम कायदे कानून बनते हैं, जिसके तहत हमारे भारत में जो शासन चल रहा था उनके लिए कुछ प्रमुखता नियम बनाए गए कि इस नियमों को ध्यान में रख के शासन होगा। लेकिन ये रेगुलेटिंग एक्ट को समझने से पहले हम इसके पहले की पृष्ठभूमि को समझना चाहेंगे। अगर पहले की पृष्ठभूमि आपको नहीं पता होगी तो आपके लिए समझना ज्यादा मुश्किल होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या चीज है, क्यों बना, जरूरत क्यों पड़ी, ये किस पे लागू होगा। तो इसलिए इसको बेहतर समझने के लिए हम थोड़ा सा इस 1773 से 173 साल पीछे चलेंगे, यानी सन 1600 के आसपास की चीजें समझना शुरू करेंगे। और आगे आने वाले 3 से 4 5 मिनट में या 10 मिनट में हम पूरी तरीके से बेहतर पृष्ठभूमि को समझ लेंगे। और यहाँ 1773 से हम डायरेक्ट शुरू कर देंगे, जहां से डायरेक्ट प्रश्न बनेगा। तो चलिए पृष्ठभूमि को समझना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 1600 ईस्वी में ब्रिटेन में जो महारानी थी उस समय, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अधिकार दे दिया कि आप जाके व्यापार कर सकते हो। वो तारीख क्या थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही शासन प्रारंभ किया। तो वहां से हम समझना शुरू करेंगे, वहां से इसकी पृष्ठभूमि शुरू होती है। तो बात करते हैं हम 31 दिसंबर 1600। ये वो तारीख है, इस तारीख को जो उस समय ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी, 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की महारानी, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार की अनुमति प्रदान की, व्यापार की अनुमति प्रदान की। तो 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है। लेकिन ये तुरंत आती नहीं है। ये भारत में आती कब है, इसका भारत में आगमन कब होता है, ये भी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन कब होता है, 1608 ईस्वी में होता है। ये 1608 ईस्वी को भारत आती है। उसके बाद में अब ये भारत में आती है, कहां पे आती है, ये भारत में 1608 ईस्वी को सूरत बंदरगाह पे आती है। सूरत, ये है कहां पे, गुजरात में है ये, बंदरगाह पर आती है। सूरत बंदरगाह पर आती है ईस्ट इंडिया कंपनी, जहाज के द्वारा आती है। तो जो जहाज का कप्तान था उस समय का, जहाज का कप्तान, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया है क्योंकि ये एक बार केबीसी में पूछा जा चुका है प्रश्न। तो उसका नाम था कैप्टन हॉकिंग्स।
कैप्टन हॉकिंग्स। देखिए, विस्तार से बात करने के लिए इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं, लेकिन हम चूंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ा रहे हैं, तो इसको आप सीधे टू द पॉइंट बात करेंगे, तो बहुत ही कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको दी जा सके। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको अनुमति मिलती है व्यापार करने की 1600 ईस्वी में, 31 दिसंबर 1600 में। देता कौन है? तो उस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, इन्होंने व्यापार करने की अनुमति दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन ये 1600 में अनुमति पा जाती है, और लेकिन भारत में आती है 1608 ईस्वी में। भारत में ये कहाँ पे आती है? तो सूरत बंदरगाह पर आती है। सूरत बंदरगाह कहाँ पर है? तो गुजरात में है। अब उसके बाद में जिस जहाज से ये लोग आते हैं, उसका कप्तान कौन था? कैप्टन हॉकिंग्स। कैप्टन हॉकिंग्स था। अब ये कंपनी जब आ जाती है गुजरात में, तो उसके बाद थोड़े समय बाद 1608 में आ गई, तो 1611 के आसपास में, 1611 से 13 में ये आने के बाद में अपना अलग अलग कारखाना फैक्ट्री लगाना शुरू कर देती है। तो जैसे इसने शुरू किया लगाना, मसूलीपट्टम में लगाया। मसूलीपट्टम, ये दक्षिण भारत में पड़ता है, कृष्णा जिले में। तो मसूलीपट्टम में अपना लगाया कारखाना, सूरत में लगाया, और इस तरीके से वो अपनी फैक्ट्री लगाना शुरू कर देता है। और ये जो सूरत है, इसको अपना मुख्य व्यापार केंद्र बना लिया। मुख्य व्यापार केंद्र यानी हेडक्वार्टर। सूरत को अपना हेडक्वार्टर बनाते हैं ये लोग। यहां से ये सारी चीजें, अपना सारा व्यापार मैनेज करते हैं यहां से। अब ये कंपनी धीरे धीरे जो व्यापार के दृष्टिकोण से आई थी हमारे भारत में, ये शासन कैसे करने लगी, ये शासक कैसे बन गई, इसको समझना शुरू करेंगे, जहां से आपकी राज्य व्यवस्था की पृष्ठभूमि पूरी तरीके से शुरू हो जाएगी। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या समझ लिया है। इसको अनुमति मिलती है 1600 में, भारत आती है 1608 में, और 1611 से 13 में एक केंद्र बना लेती है यहाँ पे, मसूलीपट्टम, सूरत, इन सब जगह पे अपना फैक्ट्री खोल लेती है। चलिए अब इसके आगे की जानकारी समझते हैं। तो कंपनी को धीरे धीरे व्यापार करते करते समय होता जाता है, और समय के साथ साथ कंपनी का जो व्यवहार है वो बदलने लगता है, उसमें बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। अब वो बदलाव कैसे शुरू होते हैं समय के साथ, वो आगे समझते हैं। तो धीरे धीरे व्यापार करते आते आते साल 1757 के आसपास की बात है, ये लोग जो फैक्ट्री लगाते थे, जो कंपनी वाले अपनी फैक्ट्री लगाते थे, ये मान लीजिए इनकी फैक्ट्री है ये। इस फैक्ट्री के चारों तरफ ये किलाबंदी करने लगते हैं, चारों तरफ दीवारें बनाने लगते हैं, बड़ी बड़ी सी दीवारें बनाते हैं ये। इन दीवारों पर अलग अलग किला बनाते हैं ऐसे, ये काम ये शुरू कर देते हैं। ये 1757 के आसपास की बात हम बता रहे हैं। और इन दीवारों पर ये तोप लगाने लगते हैं, तोप की व्यवस्था करने लगते हैं। ये कंपनी की बात मैं बता रहा हूं, इस तरीके से व्यवहार में बदलाव आया। ऐसे ये फैक्ट्री के चारों तरफ दीवारें बनाना शुरू कर देते हैं, और उन पे तोप लगाना शुरू कर देते हैं, और यहाँ सब सैनिक बिठाने लगते हैं, लोगों को सुरक्षा प्रबंध पूरा कर लेते हैं ये धीरे धीरे ये काम शुरू कर देते हैं। तो जब ये होना शुरू हुआ उस समय, अर्थात किलाबंदी, इसको कह सकते हैं कि ये इनका जो किला है इसको बंद करना शुरू कर देते हैं, किलाबंदी चालू कर देते हैं। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। किलाबंदी शुरू कर देते हैं। जब ये किलाबंदी करना शुरू किए, तो उस समय जो बंगाल के नवाब थे, इस समय बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे। सिराजुद्दौला थे। तो जब उस समय बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे, इन्होंने देखा कि जो अंग्रेज हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले धीरे धीरे ये किलाबंदी करना शुरू कर दिए हैं। अब बिना इजाजत के किलाबंदी कोई करे आपके क्षेत्र में, ये किसी भी नवाब को बात हजम नहीं होगी। तो इनको लगा कि ये तो स्वतंत्र शक्ति की तरह व्यवहार करेंगे।
अगर ये पूरी तरीके से समर्थ हो जाएंगे, अपने किला बंद कर लेंगे, तोप की व्यवस्था कर लेंगे, सभी सुरक्षा कर्मी लगा देंगे, तब तो ये जैसा चाहेंगे अपनी मनमर्जी से काम करेंगे, क्योंकि ये पूरी तरीके से मजबूत हो चुके होंगे। और जब ये अपने आप में मजबूत हो जाएंगे, इतना व्यवस्था कर लेंगे, तो ये बंगाल की जो सत्ता है, जो बंगाल की सत्ता है उसके लिए खतरा बन जाएंगे। ये किसी की बात मानेंगे, किसी की बात नहीं मानेंगे, और इतना मजबूत हो चुके होंगे कि इनके खिलाफ आवाज उठाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सिराजुद्दौला ने मना किया। सिराजुद्दौला ने मना किया कि आप किलाबंदी नहीं करिए। ये मना करते हैं किलाबंदी के लिए, ठीक है, किलाबंदी के लिए ये कहते हैं कि आप किलाबंदी नहीं करिए। लेकिन अंग्रेज मानते नहीं हैं, वो नहीं मानते हैं ये बात। ये एक पहली बात तो ये इन्होंने किया। अब दूसरी बात क्या किया, और इनके बदलाव कैसे आए इनके बिहेवियर में, उसको समझते हैं। दूसरी चीज ये करने लगे कि जो नवाब सिराजुद्दौला थे, समझते चलेंगे एक एक चीज बहुत अच्छे से। तो पहली चीज क्या करना चालू कर दिए कंपनी वाले, गलत चीज, वो किलाबंदी करना शुरू कर दिए थे। दूसरी चीज, जो सिराजुद्दौला नवाब थे, इनके जो दुश्मन होते थे, नवाब के जो दुश्मन होते थे, इनको कंपनी वाले शरण देने लगे, शरण देने लगे, शरण देने लगे। अब ये काम भी बहुत गड़बड़ शुरू हुआ। सिराजुद्दौला के जो नवाब, जो सिराजुद्दौला नवाब थे, इनके जो दुश्मन होते थे, इनको कंपनी वाले अंग्रेज ये अपने यहाँ पे शरण देने लगे, अपने यहाँ बिठाने लगे। जबकि नवाब ने बिल्कुल मना किया था कि जो हमारे दुश्मन हैं उनको आप किसी तरीके से शरण नहीं दोगे, पनाह नहीं दोगे आप। तो ये भी एक बहुत गलत चीज हुई। तीसरा क्या कारण हुआ, जो दस्तक प्रणाली थी उसका दुरुपयोग करने लगे। दस्तक प्रणाली का दुरुपयोग, ये हम आपको बता रहे हैं कि कंपनी का व्यवहार में बदलाव क्या क्या शुरू हुआ। हम लोगों ने सब कुछ समझ लिया, कब आई भारत में, कब उसको अनुमति मिली वहां से, कब उसने अपना केंद्र बनाना शुरू किया, और उसमें बदलाव आना शुरू हो गया धीरे धीरे। तो बदलाव क्या आया, बदलाव फैक्ट्री से शुरू हुआ, किलाबंदी से। और जो सिराजुद्दौला नवाब थे, इनके दुश्मन को ये लोग अपने शरण देने लगे। तीसरा, ये दस्तक प्रणाली का दुरुपयोग करने लगे। देखिए, आपके दिमाग में अगर डाउट है कि दस्तक प्रणाली क्या होता है, तो दस्तक प्रणाली बेसिकली ये होता है टैक्स फ्री ट्रेड। यानी व्यापार करने पर आपको टैक्स ना देना पड़े, इसको दस्तक प्रणाली कहते हैं। अब इसकी अनुमति बंगाल में इनको दिया था उस समय के पूर्व नवाब थे, बंगाल के पूर्व नवाब, पूर्व नवाब मुर्शिद कुल खान, मुर्शिद कुल खान। इन्होंने ये अनुमति दी थी कि आप बिना टैक्स दिए व्यापार कर सकते हो, ठीक है। तो और लेकिन सीमित। तो दस्तक प्रणाली का ये दुरुपयोग करने लगे। अब इनको तो टैक्स फ्री का एक अनुमति मिल चुका था, लेकिन ये दुरुपयोग कैसे करने लगे, दुरुपयोग का ऐसे करने लगे कि व्यापार करने के लिए उन्होंने टैक्स फ्री किया था, लेकिन ये अपना निजी सामान भी लाने लगे, निजी सामान पर भी टैक्स नहीं देते थे। व्यापार वाले सामान के बजाय निजी सामान जो इनका होता था, जैसे कपड़ा हो गया, नमक हो गया, मसाला हो गया, इन सब चीजों पर भी ये टैक्स नहीं देते थे कंपनी वाले। और दूसरा क्या, किस प्रकार से दुरुपयोग करते थे, जो भारतीय व्यापारी हैं, भारतीय जो व्यापारी थे, इनका माल भी, इनका माल भी अपने दस्तक प्रणाली के तहत ही निकाल देते थे, दूसरी तरफ भेज देते थे। और इन व्यापारियों से कमीशन ले लेते थे, कि इनसे कमीशन मिल लेते थे कि आप लाओ, हम तुम्हारा माल अ, भेज देंगे दूसरी जगह पर, और तुम हमको कुछ कमीशन दे दो। क्योंकि अगर ये भारतीय व्यापारी अपना व्यापार करेंगे तो इनको टैक्स देना होता था, और जो ये कंपनी वाले थे ये टैक्स फ्री व्यापार करते थे। तो ये कहते थे कि हम अपने इस प्रणाली के तहत हमको तो टैक्स पड़ेगा नहीं, तो आपकी जो चीजें हैं हमको दे दो, और हम जहां बोलते हो वहां हम भेज देंगे, हमको टैक्स पड़ेगा नहीं, और उसके बदले में हमको आप थोड़ा सा कमीशन दे देना। तो ये दुरुपयोग करना शुरू कर दिए, मिली अनुमति इनको, लेकिन उसको ये अपना दूसरा व्यापार का एक साधन बना लिए। अब जब से शुरू हुआ, तो बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, उन्होंने जब अपना एनालिसिस किया, चीजों को समझा, तो उनको आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा नुकसान होना शुरू हो चुका था, क्योंकि व्यापारी इन्हीं के द्वारा अपना माल भिजवा लेते थे दूसरी जगह पर। अब जब व्यापारी
कंपनी के द्वारा अपना माल दूसरी जगह भेज देंगे तो टैक्स नहीं मिलेगा नवाब को, और जब नवाब टैक्स नहीं पाएगा तो वो अपने राज को चलाएगा कैसे, संचालित कैसे करेगा। तो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा नुकसान होना शुरू हो गया। तो राजस्व का नुकसान शुरू हो गया। नवाब को राजस्व का नुकसान होना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये तीन कारण हो गए। चौथा कारण क्या था, एक और बदलाव चौथा क्या शुरू हुआ। ये प्रमुख तीन कारण है बेसिकली। तो ये जब तीन कारण होते हैं, इन सब के लिए मना भी करते हैं नवाब कि आप ऐसा नहीं करिए, लेकिन ये लोग नहीं मानते हैं। तो धीरे धीरे इन सब से नाराजगी होते होते नवाब ध्यान देते हैं कि जो कासिम बाजार है, एक जगह थी कासिम बाजार। कासिम बाजार ये बेसिकली मुर्शिदाबाद के पास थी। मुर्शिदाबाद के पास थी। तो ये कासिम बाजार जो था, यहाँ पर इनका जो कंपनी वालों का है एक व्यापारिक केंद्र था। व्यापारिक केंद्र था, मतलब ये एक उनका बड़ा सा एक हब था, बेसिकली कह सकते हो एक बहुत बड़ा केंद्र था। यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की एक बड़ी सी फैक्ट्री थी, यहाँ पर एक बड़ी फैक्ट्री थी। यहीं से इनका कपड़ा, रेशम और व्यापारिक माल का लेन देन होता था। जितना भी लेन देन था वो यहीं से होता था, इसी कासिम बाजार से। तो अब जब किलाबंदी न रोकने से नाराज होकर ये जो नवाब थे, इन्हें लगने लगा कि ये जो कंपनी वाले हैं, ये जो अंग्रेज हैं, ये हमको हमारे अधिकार की चुनौती दे रहे हैं, ये तो हमको ललकार रहे हैं। तो जो नवाब थे वो इस कंपनी पर, ये जो कंपनी कासिम बाजार थी, इस पर कब्जा कर लेते हैं। कौन कब्जा कर लेता है? नवाब। नवाब कब्जा कर लेते हैं इनकी कंपनी पर कि ऐसे ये लोग हमारी बात नहीं मानेंगे, तो हम कब्जा कर लेते हैं, हम भी दिखाते हैं कि हम भी कुछ चीज हैं। तो ये लगभग 1756 के आसपास इस पर कब्जा कर लेते हैं, फैक्ट्री पर। अब जैसे ही ये नवाब इस पर कब्जा करते हैं, वैसे ही युद्ध शुरू हो जाता है। वैसे ही युद्ध शुरू हो जाता है। यहां से आप एकदम दिमाग खोल के रखिएगा, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट शुरू हो गए हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लेकिन यहां से आप समझिए, यहां से राजनीतिक मेन प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, तो इस युद्ध का नाम है प्लासी का युद्ध। इस युद्ध का क्या नाम हुआ? प्लासी का युद्ध। ये कब हुआ? 23 जून 1757। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको आप अच्छे से दिमाग में रखिएगा। प्लासी का युद्ध शुरू हो गया। तो हम समझ चुके हैं पूरी तरीके से कि प्लासी का युद्ध क्यों शुरू हुआ, क्या क्या कारण थे। जो कंपनी आई, थोड़ा सा यहां तक आप क्लियर हो चुके हैं, तो थोड़ा सा हम रिवीजन करवा दें। यहां से जो फैक्ट, क्या क्या कारण थे, किस लिए हुआ। जो व्यापार कर रही थी कंपनी, वो धीरे धीरे अपने फैक्ट्रियों की किलाबंदी शुरू कर दी। और दूसरी बात, जो नवाब थे इनके दुश्मनों को अपनी जगह शरण देने लगी अपने यहाँ। और तीसरा, जो दस्तक प्रणाली थी, टैक्स फ्री इनको व्यापार करने की जो अनुमति थी, उसका दुरुपयोग करने लगे। तो इसी सब के चलते जो नवाब थे, उन्होंने कासिम बाजार में जो एक फैक्ट्री थी इनकी कंपनी वालों की, अंग्रेजों की, इस पर कब्जा कर लेते हैं 1756 में। और इसी कब्जा के बाद में इन दोनों के बीच में युद्ध हो जाता है, जिस युद्ध का नाम होता है प्लासी का युद्ध। ये किन दो लोगों के बीच में होता है वो भी हम समझ लेते हैं। बंगाल के नवाब और कंपनी के जो नेता थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेता। ठीक है, इन दो लोगों के बीच में होता है युद्ध। तो बंगाल के नवाब उस समय कौन थे? याद करेंगे, बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला। और ईस्ट इंडिया कंपनी के नेता कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। इन दोनों लोगों के बीच में युद्ध होता है। ठीक है,
ठीक है, इन दोनों लोगों के बीच में युद्ध होता है। अब यहां से असली खेल समझिएगा। इधर से सिराजुद्दौला थे और कंपनी का नेता रॉबर्ट क्लाइव था। अब इसमें षड्यंत्र क्या होता है, जीतता कौन है, कैसे, ये आप समझिए। देखिए, सिराजुद्दौला का सेनापति जो था, मीर जाफर, पूरी सेना को जो संभालता था, उसका नाम था मीर जाफर। हमने आपको बताया कि जो इस युद्ध के मुख्य कारण क्या थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का धीरे धीरे व्यवहार का बदलना। अब उसमें क्या क्या था, थोड़ा सा इसका रिलेशन है इससे, इसलिए हम बता रहे हैं दोबारा से। पहला क्या था, किलाबंदी। और दूसरा क्या था, दुश्मन को पनाह। ठीक है। और तीसरा क्या था, तीसरा था कि दस्तक प्रणाली का दुरुपयोग। ठीक है। इसमें जो हमने दूसरा आपको चीज समझाई थी, दुश्मन वाला, दुश्मन को पनाह। तो जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के जो लोग थे जिनसे अच्छी नहीं बनती थी, या आपस में वैमनस्यता थी, उनको ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले हैं, ये अपने यहाँ पे शरण देते थे, बिठाते थे। तो ये जो मीर जाफर था, मीर जाफर, इसको ये अपनी तरफ मिला लिया, इसको लालच दे दिया रॉबर्ट क्लाइव ने कि तुम हमारी तरफ मिल जाओ, और सिराजुद्दौला को हरा देते हैं इसमें, तो हम नवाब तुमको बना देंगे। मीर जाफर को लालच दे दिया कि अगर हम युद्ध जीत जाते हैं तो तुमको नवाब बना देंगे। इस लालच में मीर जाफर आ जाता है, जो सिराजुद्दौला का सेनापति था। तो परिणाम क्या होता है, और भी थे इसमें, कई लोगों को ये मिला लेता है। एक व्यापारी भी था शायद, जगत सेठ नाम था उसका, जी, जगत सेठ नाम था। और भी कई लोग थे, ओमी चंद था, अन्य सरदार थे, इन सबको मिला लेता है ये क्लाइव। और इन सबकी सहायता लेकर, और परिणाम क्या होता है आगे, मीर जाफर विश्वासघात करता है। मीर जाफर विश्वासघात करता है, युद्ध में धोखा देता है। किसको धोखा देता है, सिराजुद्दौला को, क्योंकि इन्हीं का ये सेनापति था। अब इस विश्वघात के कारण, धोखा के कारण, अंग्रेज जीत जाते हैं प्लासी का युद्ध। अंग्रेज जीत जाते हैं प्लासी का युद्ध। अब इसका परिणाम क्या होता है, युद्ध का परिणाम, परिणाम क्या होता है, अंग्रेज जीत जाते हैं, अंग्रेजों की जीत होती है। जब अंग्रेजों की जीत होती है तो इन्होंने बताया था, अभी हमने आपको बताया था कि इन्होंने वादा किया था कि मीर जाफर जो था, इसको बंगाल का नवाब बना देते हैं, इसको नवाब बनाया जाता है। अब कहने को ये नवाब है, जब इसको कंपनी वालों ने नवाब बनाया, तो ये कंपनी के विरोध में तो नहीं जा सकता, जो कंपनी कहेगी वो करेगा। तो बेसिकली कह सकते हो कि ये जो नवाब क्या बना, ये अंग्रेजों की कठपुतली बन गया, अंग्रेजों की कठपुतली। और इसीलिए इनको ये लालच दिया गया था कि अंग्रेजों ने सोचा कि जब इसको हम नवाब बना देंगे तो जैसा चाहेंगे वैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकेंगे, जैसे जो चाहेंगे। और इसी तरीके से जो कंपनी है, जो कंपनी है, इसको यहां से बहुत बड़ा आर्थिक लाभ मिलता है, क्योंकि अब इस पे कोई पाबंदी करने वाला नहीं था। अब कोई इसको पाबंदी करने वाला नहीं था, क्योंकि जो नवाब था वो इसी का आदमी था, मीर जाफर। तो इसलिए यहां से कंपनी को आर्थिक लाभ बहुत ज्यादा मिलता है। और जिसका परिणाम क्या होता है, इसी से, इसी पॉइंट से अंग्रेजों की राजनीतिक शासन की शुरुआत हो जाती है। यहीं से, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, यहीं से भारत में अंग्रेजों के राजनीतिक शासन की शुरुआत होती है। ठीक है। अब इसके बाद में धीरे धीरे समय गुजर जाता है, और जो गद्दी पर बैठा था मीर जाफर, इसके बाद में गद्दी पर बैठता है मीर कासिम।
मीर कासिम गद्दी पर बैठा। ठीक है, तो जब ये मीर कासिम गद्दी पर बैठता है, तो ये जो मीर कासिम था, ये चाहता था कि कुछ सुधार हो जाए, चीजें थोड़ा सा सुधर जाएं। जो कंपनी टैक्स नहीं दे रही है, टैक्स फ्री है, इसको खत्म किया जाए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और चूंकि जो मीर जाफर था, ये कठपुतली बन चुका था कंपनी की, तो ये चाहता था मीर कासिम की ये चीजें सुधर जाएं धीरे धीरे। तो इसलिए ये इसको समाप्त कर दिया, इसने जो टैक्स फ्री सिस्टम था इसको खत्म कर दिया। अब इससे कंपनी नाराज हो गई, जो कंपनी थी वो नाराज हो गई। अब ये हर चीज में हस्तक्षेप करती थी कंपनी। इसके हिसाब से ये चाहते थे कि जो बंगाल का नवाब है, अब चूंकि जब जो मीर जाफर था, ये कठपुतली था, ये मानता था पूरी बात, लेकिन मीर कासिम नहीं मानता था। और जो कंपनी थी वो क्या चाहती थी, कंपनी चाहती थी कि जो नवाब है वो पूरी तरीके से उसकी बात माने, है ना। जो कंपनी थी वो चाहती थी कि जो नवाब है वो पूरी तरीके से उसके पक्ष में रहे, उसके नियंत्रण रहे, नवाब इनके नियंत्रण में रहे। तो ये धीरे धीरे समझाना चाहता है मीर कासिम, लेकिन अंग्रेज बात नहीं मानते हैं इसकी। तो मीर कासिम सोचा अब ऐसे बात नहीं बनेगी, तो ये वहां से निकलता है और मिलता है जाके मुगल सम्राट जो उस समय था, शाह आलम द्वितीय। इसको भी समझते हैं थोड़ा सा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। तो ये जो मीर कासिम था, मीर कासिम, ये जाता है किसके पास में, ये जाता है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। द्वितीय के पास। और और कहाँ जाता है, और ये जाता है जो अवध के नवाब थे, सुजाउद्दौला, इनके पास जाता है ये मीर कासिम। इनके पास जाता है और गठबंधन बनाता है, क्योंकि ये समझ चुका था कि अकेले हराना मुश्किल है इनको। तो ये मिलाता है किसको, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को और अवध के नवाब सुजाउद्दौला को, इनको मिलाता है और गठबंधन बनाता है। ये गठबंधन बनाता क्यों है, क्योंकि जो ये मीर कासिम था, इसने समझाना चाहा कि जो टैक्स है वो बराबर कर लिया जाए, बराबरी में कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन अंग्रेज इसको माने ही नहीं इनकी बात को। जब माने नहीं तो अंग्रेज ने युद्ध छेड़ दिया, युद्ध छेड़ दिया। जब युद्ध की नौबत आ गई, तो ये मीर कासिम मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के पास गया और अवध नवाब सुजाउद्दौला के पास गया। मुगल सम्राट जो शाह आलम द्वितीय था, ये भी युद्ध में शामिल हुआ पूरी तरीके से, युद्ध में शामिल हुआ। और ये जो अवध का नवाब था सुजाउद्दौला, इसने क्या मदद की, इसने सेना दी इसको, ठीक है, इसने सेना दी इनको। और इस पूरी तैयारी के साथ में युद्ध शुरू होता है। अब इस युद्ध का नाम क्या है, बक्सर का युद्ध। ये कब हुआ, 22 अक्टूबर 1764 को। 1764 को किसके किसके बीच में हुआ, किसके किसके बीच में हुआ, तो इधर था मीर कासिम, और ये मीर कासिम किसके पास मदद के लिए गया था, सुजाउद्दौला। और तीसरा किसके पास ये गया था, शाह आलम द्वितीय, ये मुगल सम्राट था। तो मीर कासिम जो उस समय वहां का नवाब ही था बंगाल का, और दूसरा सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, और तीसरा शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट था, ये तीन लोग एक तरफ थे। और इधर कौन था, इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेता था, वो कौन था, हेक्टर मुनरो, हेक्टर
मुनरो, इनके बीच में युद्ध होता है, ठीक है। इनके बीच में युद्ध होता है। इनके बीच में युद्ध होता है। अब जब युद्ध हुआ, ये तीन लोग एक तरफ और इधर ईस्ट इंडिया कंपनी का नेता हेक्टर मुनरो एक तरफ, तो परिणाम क्या हुआ, इसमें फिर अंग्रेजों की जीत होती है। परिणाम क्या हुआ, तो साथियों परिणाम हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हम पढ़ रहे हैं, ये इतिहास के सिलेबस में हम इनको पढ़ेंगे, लेकिन हम पृष्ठभूमि अगर हम यहाँ पे ये चीजें समझ लेंगे तो भारतीय राज्य व्यवस्था की पृष्ठभूमि बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगी। क्योंकि आगे हम बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, सीधे उन पॉइंट पे जाएंगे जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसलिए अगर आपकी पीछे की पृष्ठभूमि 30-40 मिनट में अच्छे से समझी हुई है, तो आगे हम डायरेक्ट फैक्ट अगर पढ़ेंगे तब भी आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा। तो युद्ध का परिणाम क्या होता है, अंग्रेजों की जीत होती है। अंग्रेजों की जीत हो जाती है। अब आप सोचिए, भारत के तीन बड़े शक्तिशाली शासक, मीर कासिम बंगाल का नवाब, और सिजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ये अवध का नवाब, और ये आपका मुगल सम्राट, ये तीन तीन लोग मिलकर युद्ध हार जाते हैं। अंग्रेजों की जीत हो जाती है। तो जब भारत के तीन बड़े शक्तिशाली शासक एक साथ मिलकर भी हार गए, तो बंगाल पर कंपनी का पूरा नियंत्रण हो गया। बंगाल पर बंगाल पर कंपनी का पूरा नियंत्रण, ठीक है। और क्या हुआ, और इसी के बाद अंग्रेज वास्तविक शासक बन गए। वास्तविक शासक बन गए, ठीक है। यहीं से अंग्रेज वास्तविक शासक बन गए। अब इस बक्सर के युद्ध के बाद में, अंग्रेजों की भारी जीत होने के बाद में, जो तीनों नवाब थे, कौन कौन से, अवध के नवाब सिजाउद्दौला, वापस से देखते हैं, अवध के नवाब सिजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, और ये नवाब मीर कासिम बंगाल का, ये सब पूरी तरीके से, तीनों के तीनों पूरी तरीके से अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गए। अब इस जीत के बाद जो अंग्रेज थे वो राजनीतिक और आर्थिक रूप से चाहते थे कि हमको ये सब सत्ता जो है वो कानूनी रूप से मिल जाए। तो अंग्रेजों को कर वसूली का अधिकार भी चाहिए था, कि हमको टैक्स वसूलने का अधिकार दे दिया जाए। तो क्या क्या इसके बाद में इनका मांग था, अंग्रेज क्या चाहते थे, अंग्रेज चाहते थे, जो अंग्रेज थे वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो क्षेत्र था, इन पे राजस्व वसूली का अधिकार चाहते थे। राजस्व वसूली का अधिकार चाहते थे, अधिकार चाहते थे। बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अभी ये बात सिर्फ हम मन की कर रहे हैं। अंग्रेज के मन में क्या था, अंग्रेज क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इनका राजस्व वसूली अधिकार मिल जाए हमको, यहां से राजस्व वसूली करने को हमको मिल जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा हम धन कमा सकें, अपनी सेना व्यापार को और मजबूत कर सकें, भारतीय जो शासक है इन पे पूरा नियंत्रण कर सकें। तो ये अंग्रेज चाहते थे। अब इधर बाकी लोग जो बचे, इसमें कौन बचता है, जो शाह आलम द्वितीय थे, शाह आलम द्वितीय थे। अब ये भी कमजोर हो चुके थे, इनका कोई अपना मजबूत राज्य तो बचा नहीं था। तो ये चाहते थे कि हमको अपनी सुरक्षा और आर्थिक सहायता मिल जाए थोड़ी सी, ये चाहते थे शाह आलम द्वितीय। तो ये जो शाह आलम द्वितीय थे, ये आर्थिक मदद चाहते थे और सुरक्षा चाहते थे, ठीक है। शाह आलम द्वितीय, और जो अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला, ये भी अब युद्ध जारी नहीं कर सकते थे।
युद्ध आगे नहीं चला सकते थे, नहीं बढ़ा सकते थे। तो ये सभी चीजें तीन चार सिचुएशन बनी युद्ध में। तो ऐसी सिचुएशन बनने के बाद में ये हुआ कि हम आपस में संधि कर लेते हैं, आपस में एक संधि कर लेते हैं जिसका नाम पड़ता है इलाहाबाद की संधि, जिसका नाम पड़ता है इलाहाबाद की संधि। इसको समझते हैं। ये कब होती है? तो ये युद्ध के अगले साल 1765 में होती है। तो ये 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। इस संधि में क्या होता है? तो इस संधि में जो भी पीछे ये हमने बात किया, हम लोगों ने, जो शाह आलम द्वितीय थे, इनको आर्थिक मदद चाहिए थी, तो आर्थिक मदद के नाम पर इनको अपने अधीन कर लिया गया। और जो सिजाउद्दौला थे, ये युद्ध नहीं रख सकते थे, तो इन्होंने एक हर्जाना भरा, आर्थिक हर्जाना इन्होंने भरा, पैसा दिया, इन्होंने हर्जाना भरा काफी ज्यादा। और इसके बाद में इनको वहीं पे रख लिया गया। ये भी अधीन ही हो गए, इनकी अपनी कोई शक्ति नहीं बची। तो साथियों, संधि में मुख्य रूप से क्या हुआ? नंबर एक, क्या हुआ? जो शाह आलम द्वितीय थे, शाह आलम द्वितीय थे, इन्होंने क्या मांगा? इन्होंने कहा कि हमको आर्थिक मदद दे दो, और इसके बदले में इन्होंने क्या किया? जो बंगाल की दीवानी थी, दीवानी का मतलब है यहाँ की जो टैक्स वसूली है, इसका हक दे दिया कि हमको तुम आर्थिक मदद दे देना, हम तुमको टैक्स वसूली का अधिकार यहाँ दे दिए हैं, यहाँ पे ले लो। जो जमीन है, किसान है, व्यापार है, इन पे जो टैक्स लगता है, इसका नियंत्रण दे दिया उन्होंने। न्याय है, प्रशासन है, इन मामलों का अधिकार उनको दे दिया। तो बेसिकली दीवानी का मतलब है पैसे वसूलने और प्रशासन चलाने का पूरा हक उन्होंने दे दिया, ठीक है। और दूसरे नवाब जो थे, सुजाउद्दौला, अवध के नवाब, ये क्या करते हैं? ये युद्ध का हर्जाना देते हैं। हर्जाना देते हैं, ठीक है। और समझौता क्या करते हैं? ये समझौता ये करते हैं कि हमारा राज्य जो है वो बचा दो अंग्रेजों से, राज्य को बचाने के लिए, कि हमारा राज्य आप छोड़ दो। तो राज्य बचाने के नाम पे इनसे हर्जाना ले लिया जाता है, और बेसिकली ये भी उनके अधीन ही हो जाते हैं। तो इस तरीके से इलाहाबाद की संधि होती है। अब क्या क्या होता है इसमें? सारी चीजें हम लोगों ने समझ लिया है। अंग्रेजों को दीवानी अधिकार मिल गया, यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में टैक्स वसूलने का उनको हक मिल गया। तो यहीं से भारत में अंग्रेजी शासन की वास्तविक शुरुआत होती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। यहीं से भारत में, यहीं से भारत में अंग्रेजी शासन की वास्तविक शुरुआत है। और यहीं से जो डुअल गवर्नमेंट थी, इसका अंत होता है, और सीधा शासन शुरू हो जाता है, ठीक है। यहीं से शुरुआत होती है अंग्रेजी शासन की। तो यहां से पूरी तरीके से अंग्रेजी शासन की शुरुआत हो जाती है। अब हमने पूरी पृष्ठभूमि कंप्लीट कर ली है। पूरी पृष्ठभूमि साथियों हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। अब सीधे हम लोग भारत के संवैधानिक विकास चैप्टर पे पहुंचेंगे, इंडियन पॉलिटी में, और सिर्फ उन फैक्ट की बात करेंगे जहां से प्रश्न पूछा जाएगा। मुझे लगता है अब आप पूरी तरीके से चीजें समझ गए हैं। निष्कर्ष अगर हम बता दें, जो इतनी देर तक हम लोगों ने पढ़ाई की है, उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए, 3 लाइनों में सिर्फ समझाएंगे। सबसे पहले प्लासी का युद्ध हुआ,
आपके दिमाग में आ रहा होगा कि प्लासी का युद्ध भी बोला, वहां से भी बोला कि अंग्रेजों की शुरुआत हो गई, बक्सर के युद्ध में भी बोला, इलाहाबाद की संधि में भी बोला। तो अभी आपका डाउट हम क्लियर कर देते हैं थोड़ा सा। जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, और दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था साथियों, 1764 में। और तीसरा क्या हुआ इसी के बाद में, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि ये कब होती है, इसी के एक साल बाद, क्योंकि इसी के परिणाम के बाद ही ये होती ही है। तो जो प्लासी का युद्ध था, और जब उसके लिए मना करते हैं तो नवाब को लगता है कि धीरे धीरे हमारी शक्तियां कम हो रही हैं, तो अपना अपना भी वर्चस्व दिखाने के लिए वो उनकी एक फैक्ट्री पर कब्जा कर लेते हैं। तो वहां से युद्ध शुरू हो जाता है, जो युद्ध होता है प्लासी का युद्ध 1757 में। इसमें जीत जाते हैं अंग्रेज और राजनीति में आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में जब दूसरा शासक बैठता है बंगाल के नवाब पर, तो वो दो शासकों को और मिलाता है अपने पास, सिजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय को, और मिलकर इनके खिलाफ लड़ता है, तो होता है बक्सर का युद्ध। इसमें भी ये तीनों को अंग्रेज हरा देते हैं, तो सबसे बड़ा साम्राज्य बन जाते हैं। फिर समझौता जो होता है, संधि होती है इन सभी के बीच, वो कहलाती है इलाहाबाद की संधि 1765। और यहां से अंग्रेज भारत के वास्तविक शासक बन जाते हैं। अब हम पॉलिटी में पढ़ना शुरू करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट से, ठीक है। तो अब हमारा जो चैप्टर है वो प्रारंभ होता है आगे, भारत का संवैधानिक विकास और संविधान का निर्माण। तो साथियों अब हम चैप्टर पे आ गए हैं, भारत का संवैधानिक विकास व संविधान का निर्माण। देखिए, जब भारत का संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं हम, इस भारत के संवैधानिक विकास को साथियों हम दो भाग में पढ़ते हैं। पहला तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, और दूसरा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ठीक है। देखिए, किसी प्रकार का कोई भी डाउट रख के हम लोगों को आगे नहीं बढ़ना है, सारी चीजें क्लियर करते हुए चलेंगे, क्योंकि इतने अच्छे से जब हम लोगों ने पृष्ठभूमि समझी है, तो यहां से भी कोई डाउट नहीं रखेंगे। तो एक तरफ लिखते हैं हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरी तरफ हम लोग लिखते हैं ब्रिटिश क्राउन, यानी 1858 के बाद की बात। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत क्या क्या होता है, इसके अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट आता है। रेगुलेटिंग एक्ट कौन सा, 1773 वाला पढ़ेंगे आगे हम। और उसके बाद में नंबर 2 पर आता है पिट्स इंडिया एक्ट। ये फ्रेम आप बना लीजिएगा, इससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, 1784 में। नंबर 3 पर और इसके अंतर्गत क्या आता है, चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1793, 1793 का चार्टर एक्ट भी इसके अंतर्गत आता है। और इसी के अंतर्गत आता है चार्टर एक्ट कौन सा, 1813 का। 1813 का चार्टर एक्ट भी इसी के अंतर्गत आता है। और इसी के अंतर्गत चार्टर एक्ट 1833 का भी आता है। और 6 नंबर पर एक और चार्टर एक्ट इसके अंतर्गत आता है 1853 का। ये इतने जो एक्ट हैं वो आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और इसके बाद में ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो आते हैं, उनके नाम क्या हैं, उनके नाम भी हम लिख लेते हैं एक बार। इसका हम रेड पेन से लिख देते हैं, जिससे आपको याद रहे अच्छे से। इसके अंतर्गत आता है भारत शासन अधिनियम, नंबर 1 पर भारत शासन अधिनियम, कौन सा, 1858 वाला। अभी बताया हमने कि 1858 से ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत शासन चला जाता है।
और दूसरा कौन सा था? भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम कौन से सन में आया था? 1861 में, 3 साल बाद इसके। ठीक है। तीसरा कौन सा था साथियों? भारत परिषद अधिनियम 1892 का। ठीक है। चौथा एक फिर भारत परिषद अधिनियम आता है, कौन सा? ये आता है 1909 में। 1909 है। इसके बाद में साथियों 1909 के बाद में फिर आता है भारत शासन अधिनियम। अधिनियम 1909 वाला होने के बाद में कौन सा आता है शासन अधिनियम? 1919। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब 1919 के बाद में दूसरा शासन अधिनियम कौन सा आता है? भारत शासन अधिनियम। जब 1919 का हो जाता है तो आता है 1935। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में साथियों एक और आता है भारतीय, लिख देते हैं पूरा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। कौन सा? कब स्वतंत्र होता है? 1947। तो यहां तक साथियों हमको पढ़ना है। तो इस प्रकार से संवैधानिक विकास होता है भारत का, दो भागों में। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और दूसरा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ये आते हैं एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और 1853। और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, क्योंकि 1858 से शासन ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ जाता है, तो भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861 और परिषद अधिनियम 1892, 1909 और फिर भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935 का, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से देश आजाद हो जाता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें प्रश्न हर एक एक्ट से नहीं बनता है। तो हम इसमें एक तरफ से सारे नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो बहुत सारे फैक्ट हो जाएंगे। ये कभी आगे किसी विस्तृत क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं। इसके पहले जो पृष्ठभूमि डिटेल में हमने पढ़ी वो इसलिए पढ़ ली क्योंकि वो जानना जरूरी था। अब आपको समझ में आएगा ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है और क्यों एक्ट आगे बने। ठीक है। तो इसमें सिर्फ हम डायरेक्ट फैक्ट पे चलेंगे कि कौन सा किस एक्ट में है। तो आप इतने ध्यान रख लीजिए, इतने हैं मेन मेन। तो अब हम सीधे फैक्ट पे बात करेंगे कि किस एक्ट में क्या हुआ, जहां से प्रश्न बनता है। तो चलिए साथियों पहले फैक्ट पे चलते हैं। तो पहला फैक्ट क्या है साथियों? 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई? ठीक है, किस एक्ट के तहत की गई? तो इसका जवाब क्या होगा? इसका होगा रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है। यह फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर पूछा जाए, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में किस चीज की स्थापना की गई? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट फैक्ट कौन सा है? तो अगला फैक्ट है कि जो भारतीय थे इनको प्रशासन में भाग लेने का अधिकार, भारतीयों को, ये सीधे प्रश्न है और सभी पूछे जा चुके हैं, भारतीयों को प्रशासन में भाग लेने का अधिकार, भारतीयों को प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो ये साथियों किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। ठीक है। अगला फैक्ट क्या है? तो नेक्स्ट फैक्ट है साथियों, जो भारतीय विधान परिषद है उसको बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? चलिए साथियों लिखते हैं। जो भारतीय विधान परिषद है, भारतीय विधान परिषद
भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का अधिकार या बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो ये है साथियों भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं। तो अगला फैक्ट है साथियों, तो नेक्स्ट फैक्ट है जो केंद्रीय विधानमंडल है वो किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया, दो सदन हो गए। केंद्रीय विधानमंडल, केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनीय किस अधिनियम के तहत बनाया गया? तो ये था साथियों 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, 1919 बहुत महत्वपूर्ण है। इससे और एक प्रश्न बनता है, क्या बनता है? प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत शुरू हुआ? तो ये भी साथियों भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा ही शुरू होता है। ठीक है, अब ध्यान रखने वाली बात यह है साथियों, एक प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है जो बहुत ज्यादा डाउट बनाता है। जब प्रांतों में द्वैध शासन की बात करेगा तो 1919 है, लेकिन जब केंद्र में बात करेगा तो 1935 है। ठीक है साथियों, जब प्रांतों में द्वैध शासन की बात करेगा तो 1919, और जब केंद्र में द्वैध शासन की बात करेगा तो 1935। इतना ध्यान रखना है हमको। ठीक है, अब ये जो 1919 का भारत शासन अधिनियम था, इस अधिनियम में बहुत सारे नियम कायदे कानून बने होंगे, बहुत से प्रावधान लागू किए गए होंगे। तो इसी 1919 का जो अधिनियम था, इसको देखने के लिए, जांचने के लिए कि ये जो इतने दिन से ये काम चल रहा है, ये व्यवस्था ठीक से चल रही है या नहीं है, इसमें कोई कमी तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है जो ये अधिनियम में हमने बनाया है सारा प्रावधान। तो इसको जांचने के लिए या सुधारने के लिए या समीक्षा करने के लिए क्या बनता है? एक गठन होता है आयोग का, जिसका नाम है साइमन कमीशन। क्या नाम है साथियों? साइमन कमीशन। तो एक फैक्ट हम यहीं से याद कर लेते हैं, लिख लेते हैं कि भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919 की, यही वाला जो शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए, समीक्षा यानी इसमें जो प्रावधान बने थे उनको जांचने के लिए कि सब ठीक से चल रहा है या नहीं, करने के लिए साइम 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। साइमन कमीशन का गठन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है फैक्ट। सारे इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं सारे फैक्ट। तो साथियों जो भारत शासन अधिनियम था, इसकी समीक्षा करने के लिए कौन सा कमीशन का गठन किया गया? साइमन कमीशन का गठन किया गया। कब गठन किया गया? 1927 में गठन किया गया। साइमन कमीशन का गठन किस लिए किया गया? भारतीय शासन अधिनियम 1919 में जो प्रावधान बने थे, इनको देखने, जांचने के लिए कि क्या इसमें कोई सुधार करने की जरूरत तो नहीं है, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, ये 1919 वाला जो सिस्टम है ये विफल तो नहीं हुआ है। ये जो आयोग था साइमन कमीशन, इसमें 7 सदस्य थे साथियों, इसमें 7 सदस्य थे, और ये सातों सदस्य कौन थे? अंग्रेज थे। कोई इसमें भारतीय नहीं था, कोई भी भारतीय नहीं था। इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध भी किया था। इसीलिए जो भारतीय पक्ष के सभी लोग थे, इन्होंने इसका विरोध भी किया था। अब ये जो साइमन कमीशन आपको
थोड़ा सा भ्रमित कर रहा होगा कि साइमन कमीशन नाम क्यों पड़ा। तो साथियों, ये जो आयोग था, इसका जो अध्यक्ष था उसके नाम पे पड़ा था, जिसका नाम था सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन। तो इसी अध्यक्ष के नाम पर इस कमीशन के गठन का जो नाम पड़ा, वो पड़ा साइमन कमीशन। ठीक है साथियों, अब आप समझ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है साथियों, ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? इसका जवाब क्या होगा साथियों? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 से एक और महत्वपूर्ण फैक्ट बनता है, कौन सा साथियों? वो भी लिख लेते हैं। अखिल भारतीय संघ अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान, स्थापित करने का जो प्रावधान था, वो किस अधिनियम के तहत था? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 साथियों, ठीक है। ये बन जाता है। और एक चीज और याद रखना है, जो भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियां हैं, यानी क्या शक्तियां केंद्र की होंगी और क्या राज्यों की होंगी, इनका विभाजन भी भारतीय सरकार अधिनियम 1935 में ही किया गया था। इसी पर आधारित है, इसी पर आधारित है बेसिकली। तो ये भी लिख लेते हैं फैक्ट साथ में। भारत के संविधान में भारत के संविधान में केंद्र व राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन, जो केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, वो किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? तो इसका भी जवाब क्या होगा साथियों? भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। यही 1935 वाला ये जो शासन है, इसी को लिख लेना, ठीक है। इसी के अंतर्गत होता है। अब नेक्स्ट फैक्ट पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट फैक्ट कौन सा है? तो नेक्स्ट फैक्ट जो है हमारा, तो नेक्स्ट फैक्ट है साथियों, जो एक निर्वाचित संविधान सभा है, उसके द्वारा संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? जो निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो लिखेंगे संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था साथियों? क्रिप्स मिशन के द्वारा। क्रिप्स मिशन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट क्या है साथियों? नेक्स्ट फैक्ट है हमारा, जो संविधान सभा का गठन है, वो किसके अंतर्गत किया गया था? संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत हुआ था? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ये कब हुआ था? 1946 में कैबिनेट मिशन बनी। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत, ठीक है। और महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनता है साथियों इससे? जो कैबिनेट मिशन है, इसके द्वारा जो योजना प्रस्तुत की गई,
तो इस योजना में जो बताया गया कि प्रांतों से प्रतिनिधि का निर्वाचन किया जाएगा, इनका अनुपात क्या रहेगा? हर प्रांत से जो संविधान सभा यानी संविधान बनाने के लिए जो एक सभा बनाई गई थी, इसमें कहा गया कि हर जो प्रांत है, भारत प्रांतों में बटा हुआ था, जो जो प्रांत हैं, हर एक प्रांत का प्रतिनिधि का जो निर्वाचन होगा वो किस अनुपात में होगा। तो हर एक प्रांत से आदमी का आना जरूरी है, क्योंकि सभी के जो सम्मिलित रूप में जब सभी लोग मिलेंगे, तभी चीजें सबके लिए स्वीकार करने में ज्यादा आसानी होगी। तो कहा गया कि हर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चयन होगा। हर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चयन होगा। तो ये भी लिख लेते हैं, कैबिनेट मिशन द्वारा, कैबिनेट मिशन द्वारा, मिशन द्वारा प्रांतों से, प्रांतों से प्रतिनिधियों के निर्वाचन का अनुपात, क्या अनुपात साथियों रखा गया है? 10 लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य का चयन, एक सदस्य का निर्वाचन किया जाएगा। ठीक है। और और फैक्ट क्या बन सकता है? और इसी से साथियों, जो संविधान सभा का निर्माण करने के लिए, संविधान का निर्माण करने के लिए जो संविधान सभा के सदस्यों का चुना गया, वो किसने चुना? तो जो विभिन्न प्रांतों से विधानसभाएं आई, उनके द्वारा इनका चयन किया गया। ठीक है। तो अब साथियों आगे हम समझेंगे जो अंतरिम सरकार बनी, जो अंतरिम सरकार बनी 1946 में, उसमें किस सदस्य को कौन सा विभाग दिया गया? जो अंतरिम सरकार बनी, अंतरिम सरकार बनी 1946 में, इसमें जो सदस्य थे, इनको विभाग कौन सा दिया गया? किस सदस्य को कौन सा विभाग दिया गया? ठीक है, ये हम समझेंगे। और ये अंतरिम सरकार, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये अंतरिम सरकार क्या है। तो देखिए, ये अंतरिम सरकार था जो कैबिनेट मिशन था, जो हमने अभी पीछे पढ़ा, ये कैबिनेट मिशन 1946, इसने सिफारिश की कि एक अस्थाई सरकार बना दिया जाए। ये अंतरिम सरकार क्या थी? ये एक अस्थाई सरकार थी। स्थाई नहीं, परमानेंट नहीं, अस्थाई सरकार थी। इसे ही अंतरिम सरकार कहा गया। ठीक है। ये कह सकते हो कि ये भारत की पहली भारतीयों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार थी। ये भारत की पहली भारतीयों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार थी। गठन इसका 1946 में हुआ था। एग्जैक्ट डेट 2 सितंबर था, 2 सितंबर 1946 को। और इसका जो नेतृत्व कर रहे थे अंतरिम सरकार का, वो जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। ठीक है। इसका अब कह सकते हो कि यह अंतरिम सरकार किस लिए बनी थी? तो स्वतंत्रता मिलने तक देश को चलाने के लिए इसकी जरूरत पड़ी थी। जब तक स्वतंत्रता नहीं मिलती है, तब तक देश को चलाने के लिए ये अस्थायी रूप से मिली थी। कह सकते हो कि जो ब्रिटिश सरकार से सत्ता ट्रांसफर की गई यहाँ पे, ब्रिटिश सरकार से सत्ता ट्रांसफर की गई, लेकिन अब इसको परमानेंट नहीं माना जाएगा। जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती पूरी तरीके से, तब तक सिर्फ चलाना है। और शासन का अनुभव मंत्रियों को देना है। जो सरकार है वो पूर्ण रूप से भारतीयों के हाथ में देना, ये इसका मेन था उद्देश्य। ठीक है। समझ चुके हैं अंतरिम सरकार क्या है? किसने इसकी सिफारिश की? कैबिनेट मिशन ने इसकी सिफारिश की थी। अब कहोगे कैबिनेट मिशन क्या है सर? तो कैबिनेट मिशन जो था, बेसिकली ये एक ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल था। 1946 में इंग्लैंड से भारत भेजा गया था। इसमें 3 ब्रिटिश मंत्री थे। एक लॉर्ड पेथिर लॉरेंस, दूसरे थे स्टेफर्ड क्रिप्स, और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर। ये क्रिप्स मिशन था, इसमें 3 लोग थे। ठीक है। अब कहोगे इसका उद्देश्य क्या था जी? तो इसका उद्देश्य था कि जो भारत को स्वतंत्रता देने का फ्रेमवर्क तैयार करना, एक फ्रेमवर्क बन जाए कि भारतीयों को स्वतंत्रता देना कैसे है। और संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की योजना बनाना भी इसी का काम था, इसमें जो 3 लोग थे। और भारत को कैसे एकजुट रखा जाए, अखंड बनाया जाए, इसका तरीका ढूंढने का भी क्रिप्स मिशन का एक वो था। ठीक है। तो कह सकते हैं कि इस मिशन ने ही भारत को सभा बनाने का प्रस्ताव दिया, अंतरिम सरकार बनाने की सिफारिश थी। क्लियर है? अंतरिम सरकार भी आप समझ गए और कैबिनेट मिशन भी आप समझ गए। चलिए अब समझते हैं किस सदस्य को कौन सा विभाग मिला। सभी को हम नहीं पढ़ेंगे। नेहरू जी को कौन सा मिला?
तो नेहरू को साथियों मिलता है एक तो विदेशी मामले, और दूसरा इसी के साथ में राष्ट्रमंडल संबंध, राष्ट्रमंडल संबंध। दूसरा, नेहरू जी के बाद में पटेल जी, वल्लभ भाई पटेल। पटेल जी को कौन सा विभाग मिलता है? इनको मिलता है गृह एवं सूचना एवं प्रसारण, गृह सूचना एवं प्रसारण। तीसरे सदस्य जो राजेंद्र प्रसाद जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद जी को क्या मिलता है? खाद्य एवं कृषि, खाद्य एवं कृषि। जो चौथे सदस्य इसके थे, मुख्य मुख्य याद कर लेंगे, सभी नहीं। देखिए जो रक्षा विभाग था वो बलदेव सिंह को मिला, रक्षा मिला। और लियाकत अली खां को वित्त मिला, लियाकत खां को वित्त मंत्रालय मिलता है। और इसके बाद में 6 नंबर पर मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, सी राज गोपालाचारी, सी राज गोपालाचारी जी को कौन सा मिलता है? शिक्षा एवं कला विभाग, शिक्षा एवं कला। इसमें आपको शिक्षा ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके अलावा भी जॉन मथाई थे और जगजीवन राम थे। जो जगजीवन राम थे उनको श्रम मंत्रालय मिला था, और जो जॉन मथाई थे इनको उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मिला था। बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं इनको खाद्य कृषि मंत्रालय, नेहरू जी को विदेशी मामले, पटेल जी को गृह सूचना एवं प्रसारण, ठीक है। ये याद रखना है। और शिक्षा विभाग, जो कि हम लोग शिक्षा विभाग के मामले में पढ़ रहे हैं, तो सीराज गोपालाचारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आगे हम लोग समझते हैं, चलिए। जो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की, ये कंप्लीट हो गया हमारा। जो ये जो अंतरिम सरकार थी वो यहां तक कंप्लीट हो जाती है, और यहां से आगे के वापस से फैक्ट हम लोग शुरू कर दिए, ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है साथियों? संविधान सभा की पहली बैठक तो ये होती है 9 दिसंबर 1946 को होती है, ठीक है। और इसी में 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। और स्थायी सदस्य संविधान सभा का, स्थायी स्थायी मतलब परमानेंट अध्यक्ष कौन चुना गया? कौन चुना गया साथियों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। स्थायी और अस्थायी दोनों पूछे जाते हैं। तो जो अस्थायी सदस्य थे उनको भी साथ में ही याद करेंगे, क्योंकि लिख लेते हैं, चलिए। जो संविधान सभा के अस्थायी मतलब ये परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी, इसको चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी सदस्य चुना गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया? किसने प्रस्तुत किया, सॉरी। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो साथियों ये नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। और कब प्रस्तुत किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, कब प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट,
बिल्कुल याद रखना है एकदम। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? प्रस्तुत किसने किया? नेहरू जी ने। कब? तो 13 दिसंबर 1946। ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या था साथियों? उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब है जो भारत का भावी संविधान है, इसके लक्ष्य क्या होंगे, इसके विचार क्या होंगे, इसकी दिशा तय करने के लिए। ये उद्देश्य प्रस्ताव बेसिकली बताता था कि स्वतंत्र भारत होगा कैसा, यानी कि सिद्धांत पर चलेगा, लोगों को क्या अधिकार मिलेंगे, शासन कैसा होगा, संविधान किस बात पर आधारित होगा, ये सब याद रखना है। तो इन सब चीजों को उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत इसमें बात की गई, ठीक है। कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रस्तुत कब किया गया और स्वीकृत कब हुआ, दोनों याद करने हैं। चलिए नेक्स्ट याद करते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत कब हुआ? तो साथियों स्वीकृत होता है, देखिए प्रस्तुत होता है 13 दिसंबर 1946 को, और ये स्वीकृत होता है संविधान सभा में कब? 22 जनवरी 1947 में, सॉरी 47 लिखना है इसको, 47 को। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल फैक्ट को याद करना है, एकदम रट लेना है इसको। नेक्स्ट साथियों प्रश्न क्या है? इसमें अधिवेशन कितने हुए थे संविधान के निर्माण में? संविधान सभा में कुल अधिवेशन कितने हुए थे? संविधान निर्माण में, संविधान सभा में कुल अधिवेशन, कुल अधिवेशन कितने हुए थे साथियों? तो जो कुल अधिवेशन हुए थे उनकी संख्या क्या थी? 11 थी, ठीक है। देखिए छोटे छोटे शब्द आएंगे जब हम संविधान को पढ़ेंगे, लेकिन उनका अर्थ हमको जानना चाहिए साथ साथ में ही, ठीक है। अधिवेशन का मतलब क्या होता है? तो जो ये अधिवेशन है, इसका मतलब बेसिकली आप कह सकते हो कि बैठक है। इंग्लिश में सेशन बोलते हैं इसको। तो आप कह सकते हो कि जब संविधान सभा के सभी सदस्य एक निश्चित दिन चुनते हैं कि हम इस दिन बैठेंगे, एक निश्चित समय चुनते हैं कि इस समय पर हम लोग एक साथ संगठित होंगे और एक बैठक करेंगे, तो उस जो औपचारिक वो जो बैठक है उसको हम अधिवेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप सामान्य अर्थ में बैठक समझ सकते हो। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा साथियों, अधिवेशन हो गया, अब समय कितना लगा? संविधान निर्माण में समय कितना लगा, ठीक है। कितना लगा साथियों? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट फैक्ट कौन सा है साथियों जो हमें याद करना है? तो नेक्स्ट है, जो भारतीय संविधान सभा थी, इसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? कौन थे? सर बी एन राव। सर बी एन राव। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भारत की संविधान सभा है, इसने हमारे भारतीय सॉरी राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया, ठीक है। अपनाया, कब अपनाया साथियों इन्होंने? वो तारीख क्या थी जब राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। 1947 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बेसिकली ये सभी इंपॉर्टेंट ही प्रश्न है जितने हम लोग याद कर रहे हैं, ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। एक चीज ध्यान रखना साथियों, जब हम लोगों ने भी पीछे पढ़ा है, ये स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा। तो जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने ही किया था। इसकी अध्यक्ष किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और वो अस्थाई सदस्य थे उस समय। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट फैक्ट क्या है महत्वपूर्ण?
परीक्षा की दृष्टि से, जो संविधान है, भारत का जो संविधान है वो स्वीकारा कब की गया? संविधान स्वीकारा गया कब? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन जो ये भारतीय संविधान है वो पूर्णतः लागू कब हुआ? संविधान पूर्णतः लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। इसीलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। ये दोनों जो प्रश्न है इनमें डाउट होता है, इसलिए इनको दोनों को आप याद करोगे। ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, स्वीकारा कब गया, लागू कब हुआ? स्वीकार तो कर लिया गया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है? तो साथियों, जो हमने अभी पढ़ा, संविधान स्वीकारा कब गया? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन ये जो 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान अधिनियमित किया गया, ये किसके द्वारा किया गया? ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न बनता है, किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो ये अधिनियमित किया गया संविधान सभा के द्वारा, क्योंकि उस समय सारे डिसीजन संविधान सभा ले रही थी। तो उसी ने इसको स्वीकारा, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है। अब और महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनता है? हम लोगों ने महत्वपूर्ण चीजें पढ़ रहे हैं हम साथ साथ में। जो जनगण मन है हमारा, इसको राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकारा गया? ये भी प्रश्न बनता है। जनगण मन राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकारा गया साथियों? तो ये स्वीकारा गया हमारा 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था और जनगण मन 24 जनवरी 1950 को स्वीकार लिया गया था, अपना लिया गया था, ठीक है। और जो राष्ट्रीय चिन्ह है हमारा, अशोक स्तंभ, जो अशोक स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह है, इंग्लिश में कहते हैं नेशनल एम्बलम, इसको कब एडॉप्ट किया गया, इसको कब अंगीकृत किया गया? ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी लिख लेते हैं हम। राष्ट्रीय चिन्ह, इंग्लिश में इसे नेशनल एम्बलम कहते हैं। कौन सा है? अशोक स्तंभ, अशोक चिन्ह, सॉरी, अशोक चिन्ह जो है, डाउट नहीं करना है, स्तंभ ही लिख लेते हैं तो डाउट हो जाएगा। जो हमारा नेशनल एम्बलम है, राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, इसको कब अंगीकृत किया गया? अंगीकृत को इंग्लिश में एडॉप्ट कहते हैं। कब एडॉप्ट किया गया? तो ये एडॉप्ट किया गया 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। अब जो संविधान सभा थी ये पूरी, इसमें जो झंडा समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? लिखते हैं, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और जो संविधान सभा के जो कार्यों से संबंधित समिति थी, जो संविधान सभा के कार्य थे उनसे जो संबंधित समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लेते हैं। संविधान सभा के संविधान सभा के कार्यों संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जी वी मावलंकर, ठीक है। जीवी
मावलंकर। नेक्स्ट फैक्ट कौन सा है? तो नेक्स्ट फैक्ट है साथियों, जो संविधान सभा थी, इसमें जो प्रारूप समिति का गठन किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में, वो कब हुआ? ठीक है, ये प्रश्न बनता है एक। एक और प्रश्न पूछा जाता है साथियों, जो भीमराव अंबेडकर जी थे, इनका संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? जो अंबेडकर जी थे, इनका निर्वाचन बंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। बंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था, ठीक है। तो और ये जो हम समिति पढ़ रहे हैं, एक एक अलग अलग समितियों के अध्यक्ष चुने गए थे। एक प्रश्न वहां से बनता है, तो हम सभी समिति और उनके अध्यक्षों को याद कर लेंगे। एक तरफ लिख लेते हैं समितियां, और इधर लिख लेते हैं अध्यक्ष। ठीक है, चलिए नंबर एक पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में पढ़ते हैं। जो संघ शक्ति समिति थी, संघ शक्ति समिति, और दूसरी कौन सी? जो संघीय संविधान समिति थी, संघीय संविधान समिति थी। और तीसरी थी राज्यों के लिए समिति, राज्यों के लिए समिति। इन तीनों के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू जी थे। ठीक है, जो संघ शक्ति समिति थी, संघीय संविधान समिति थी, और राज्यों के लिए समिति, यहाँ पे ये समिति है इसका अर्थ। ठीक है, नेहरू जी अध्यक्षता इसकी करते थे। अब पटेल जी को याद करते हैं। नंबर दो, पटेल जी से पहले हम समझेंगे भीमराव अम्बेडकर को, बहुत महत्वपूर्ण है, जो अभी पीछे पढ़ा, प्रारूप समिति। इसके अध्यक्षता कौन करते थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ये इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तीसरा तीसरा प्रश्न क्या बनता है? जो पटेल जी को, हाँ, पटेल जी के अंडर में क्या क्या थी? तो प्रांतीय संविधान समिति, महत्वपूर्ण है ये, प्रांतीय संविधान समिति। और प्रांतीय संविधान समिति के बाद में इनके पास थी मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक वाली, मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक परामर्श, ये हो गई। ये जो दो समितियां थी, ये दोनों थी किसके पास में? वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल जी के पास थी ये समितियां। नंबर चार पर, साथियों है हमारी प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति, संचालन समिति। इन दोनों की अध्यक्षता कौन कर रहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो जो प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति, ये संचालन है, संथालन नहीं है, संचालन समिति, इनकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब साथियों सभी नहीं याद हो सकते आपको, इसलिए मैं महत्वपूर्ण बता देता हूं कौन सा नहीं भूलना है। देखिए, प्रारूप समिति बिल्कुल किसी कीमत पे नहीं भूलना है, किसी भी कीमत पे नहीं भूलना है आपको। और इसमें से नेहरू जी से बहुत नहीं पूछा जाता है, संघीय संविधान कभी कभी पूछ लिया जाता है। बाकी प्रांतीय संविधान समिति अगर दो याद करनी हो, तो मुख्य मुख्य एक तो संचालन समिति, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, और दूसरी प्रारूप समिति, ये सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। बाकी एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये थे इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न। हाँ, जो संविधान सभा थी, जो संविधान सभा थी, संविधान जो सभा थी, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली।
इसका जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि क्या क्या कब हुआ, एक बार लिख देते हैं। देखिए, संविधान जो सभा थी उसकी प्रथम बैठक कब हुई थी? प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946, रिवीजन करवा रहा हूं मैं। अब इस जो पहली बैठक थी इसमें अस्थाई सदस्य चुने गए थे, अध्यक्ष। अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। और स्थायी सदस्य किसे चुना गया? किसे? राजेंद्र प्रसाद जी को। राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। कब? 11 दिसंबर 1946। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को चुना गया। तो जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है स्थायी अध्यक्ष के रूप में, तो संविधान सभा का निर्माण का प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, संविधान, जो संविधान का निर्माण, सभा नहीं सॉरी, संविधान का निर्माण शुरू हो जाता है। ठीक है, कब शुरू होता है? 13 दिसंबर 1946 को। कैसे? 1946 को कैसे शुरू होता है? जो नेहरू जी थे, नेहरू जी थे, उन्होंने क्या प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य, नई चीजें नहीं है, सभी हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, सभी लिख चुके हैं, बस एक बार संविधान सभा के बारे में पूरा एक साथ रिवीजन करवा रहा हूं मैं। तो संविधान का निर्माण शुरू हो जाता है जब स्थायी अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं राजेंद्र प्रसाद जी। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव के साथ में इसका निर्माण शुरू हो जाता है। और स्वीकार कब कर लिया जाता है? यही संविधान स्वीकार कब होता है? ये स्वीकार कर लिया जाता है साथियों 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, और उसके बाद में अंगीकृत कब होता है ये? 26 नवंबर 1949। अंगीकृत कब हो जाता है? अंगीकृत का मतलब एडॉप्ट। अंगीकृत कब हो जाता है? 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट कर लिया जाता है। और लागू कब कर दिया जाता है? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो ये थे इसके प्रमुख प्रश्न। अब जो हमारा संविधान था वो दो भाषाओं में मुख्यतः लिखा गया था, हिंदी और अंग्रेजी। और जो इनकी कॉपियां थी दोनों, इन पर सभी सदस्यों ने सिग्नेचर किए थे। सभी सदस्यों ने सिग्नेचर किए थे। तो साथियों, हमने सब कुछ पढ़ लिया। जो संविधान सभा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी का चैप्टर का नाम इसी के ऊपर है। क्या क्या हुआ इसमें एक बार स्टोरी में पढ़ देता हूं, आप सिर्फ सुन लीजिए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और 11 दिसंबर 11 दिसंबर 1946 को जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं, इनको हम स्थायी अध्यक्ष चुने हुए के रूप में देखते हैं। ठीक है, और संविधान सभा का जो निर्माण है, जो संविधान का निर्माण है, जो संविधान सभा नहीं, संविधान का जो निर्माण है वो प्रारंभ हो जाता है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया उससे। ठीक है, और 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। ये ध्यान रखना है आपको, स्वीकार कब कब स्वीकार किया गया? क्या स्वीकार किया गया? ये उद्देश्य प्रस्ताव की बात कर रहा है। उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को ये सर्वसम्मत से स्वीकार कर लिया गया। और 26 नवंबर 1949 को इसे संविधान को
अंगीकृत कर लिया गया, अंग में जोड़ लिया गया इसे, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया। तो साथियों, ये था हमारा आज का चैप्टर जिसमें हमने समझा भारतीय राज्य व्यवस्था की पूरी पृष्ठभूमि, पीछे कैसे धीरे धीरे आते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी से धीरे धीरे राज्य व्यवस्था शुरू होती है, वो शासन करती है और यहाँ पर राज्य व्यवस्था शुरू होती है, एक्ट बनते हैं, क्या प्रावधान होते हैं, क्या प्रावधान होते हैं और उसमें क्या मुख्यतः काम होता है, ये सब कुछ पढ़ा हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने पढ़ा भारत का संवैधानिक विकास और संविधान का निर्माण, ठीक है। इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब अगले चैप्टर को हम साथियों पढ़ेंगे। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे संविधान के जो प्रावधान है अलग और स्रोत हैं, कहाँ से संविधान में क्या लिया गया है उसको पढ़ेंगे। संविधान के सभी भाग पढ़ लेंगे हम, जो 22 भाग हैं मुख्यतः उनको पढ़ लेंगे, यानी पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हम अगली क्लास में दोनों चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हम सीधे फैक्ट पे आगे बात करेंगे और इसमें भी हमने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ी है। तो इसी के साथ साथियों आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करना मत भूलिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा और हमको पता चलेगा कि क्लास आपको पसंद आ रही है या नहीं। ठीक है साथियों, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। नमस्कार।